स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 6 का सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन का पाठ 4 अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है उत्तरी भारत मौर्य एवं शुंगों के बाद 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक खोल लीजिए और मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप भी पढ़ते चलिए मेरे साथ। मौर्यों के बाद प्रस्तावना जो दी उसमें मौर्यों के बाद शुंग वंश ने 73 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। शुंग वंश के बाद कण्व आए जिन्होंने 28 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इस समय तक विशाल मगध साम्राज्य सिमटकर मात्र मगध तक ही रह गया था। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्य स्वतंत्र हो गए थे जो आपस में लड़ते रहते थे। देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन गया था जिसका लाभ उठाकर इंडो पार्थियन, इंडो ग्रीक, शक तथा कुषाणों ने भारत पर अनेक आक्रमण किए तथा वे यहीं पर आकर बस गए। आक्रमण करते रहे और फिर यहीं पर आकर बस गए। इन शक्तिशालियों ने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि वे स्वयं को भी इसी का एक हिस्सा बनकर रह गए थे। इंडो ग्रीक अथवा बैक्टीरियन। भारत में वापस जाते हुए सिकंदर ने 225 ईसा पूर्व में अपने विजित प्रदेशों में यूनानी गवर्नर नियुक्त किए। मौर्य द्वारा इन यूनानियों को उत्तर पश्चिम भारत से भगा दिए जाने के बाद ये लोग अफगानिस्तान तथा ईरान के बीच बैक्टीरिया में बस गए। इन्हें ही इंडो ग्रीक अथवा बैक्टीरियन कहा गया। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने यमुना नदी के पश्चिमी किनारों तथा अपने राज्य का विस्तार कर वर्तमान स्लायकोट पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। उसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया। ठीक है ना। उनके संबंधों में मिलिंदपहु नामक पुस्तक में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उस समय मिनांडर का राज्य पंजाब, कश्मीर, सिंध, गांधार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों तक फैल गया था। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। एक अन्य इंडो ग्रीक शासक हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म ग्रहण कर बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। यूनानियों को भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है। उनकी संस्कृति अत्यंत उच्च कोटि की थी। भारतीय संस्कृति को उन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया। वे सिक्का ढालने, मूर्ति कला एवं खगोल विज्ञान में बहुत निपुण थे। गांधार कला के तो वे जनक ही माने जाते हैं। भारतीय नाट्य कला पर इंडो ग्रीक का बहुत प्रभाव पड़ा। कुछ इंडो ग्रीक शासक विष्णु के पूजा करते थे। भारत पर यूनानी प्रभाव। यूनानी बहुत सुसंस्कृत लोग थे। भारतीय साहित्य में इन्हें यवन कहा गया। इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं समाज को बहुत प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति एवं समाज पर यूनानी प्रभाव को अग्रलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कला एवं मूर्ति कला। गांधार कला शैली भारतीय कला पर यूनानी प्रभाव का भी प्रतिफल थी। इसे ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है। इसके विषय एवं विचार भारतीय थे किंतु भौतिक लक्षण यूनानी थे। इस काल की बुद्ध की अनेक मूर्तियां यूनानी देवताओं के समान लगती थीं। साहित्य। कहा जाता है कि सांस्कृतिक नाटकों पर यूनानी प्रभाव अधिक पड़ा जो एथेंस के दरबार में खेले जाते थे। सिक्के। भारतीयों ने सिक्के ढालने की कला यूनानियों से ही सीखी। खगोल विद्या। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने तारों के विषय में अपने ज्ञान की यूनानी विद्वानों से तुलना की तथा अपने
ज्ञान का विस्तार कर भविष्य कथन के लिए उनका प्रयोग किया। उन्होंने यूनानी पंचांग को भी अपनाया। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। औषधि। ईसा की प्रथम शताब्दी में यूनानी चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सा बहुत विख्यात थे। भारत में चिकित्सा की यूनानी पद्धति आज भी प्रचलित है। युद्ध कला। यूनानियों को युद्ध कला में अत्यंत दक्ष माना जाता था। शकों ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में बैक्टीरिया बालख्य पर अधिकार स्थापित कर लिया था। ये लोग मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति के थे जिन्हें वहाँ से यूची जाति ने भगा दिया था। शक लोग बोलन दर्रे से भारत आए तथा इंडो ग्रीक राज्य के बहुत से भाग पर अधिकार कर लिया। बाद में ये उज्जैन, तक्षशिला, मथुरा तथा वाराणसी में बस गए। शकों का शक्तिशाली शासक रुद्रदमन था जो 130 से 150 ईसा पूर्व उज्जैन में राज्य करता था। उसने महाक्षत्रप की उपाधि भी धारण की। शक शासक अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। रुद्रदमन ने गुजरात की सुदर्शन झील की मरम्मत कराई जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इंडो पार्थिव अथवा पल्लव। मध्य एशिया की एक दूसरी जाति इंडो पार्थिव या पल्लव ने ईसा की प्रथम शताब्दी में गांधार एवं सुबाद घाटी पर कब्जा किया। पल्लवों ने बहुत थोड़े समय तक शासन किया। गोर्डोफन्स सबसे शक्तिशाली पल्लव शासक हुआ जिसमें दक्षिण अफगानिस्तान, पूर्वी गांधार, पेशावर तथा निचली सिंधु घाटी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में कुषाणों द्वारा पल्लवों को अपदस्थ किया गया। कुषाण भी मध्य एशिया की घुमक्कड़ जाति से संबंध रखते थे जो चीनी तुर्किस्तान की यूची जाति की एक शाखा थी। अफगानिस्तान में यूनानियों को हराकर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद कश्मीर पर नियंत्रण कर लिया। वे सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला एवं पंजाब में बस गए। प्रसिद्ध कुषाण शासक कुजला कफरडेस एवं उसका पुत्र बीमा कफरडेस हुए हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी हुबिष्क, वसुदेव आदि कनिष्क के उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने 230 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। वसुदेव के शासनकाल में मथुरा का महत्व पुरुषपुर की अपेक्षा बढ़ गया। उनकी मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया और वह उत्तर पश्चिम भारत तक ही सीमित रह गया। बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तर भारत से मध्य एशिया में। लघु अवधि में ही बौद्ध धर्म संपूर्ण भारत में फैल गया। वज्जिम, शाक्य, मल्ल आदि गणतंत्रात्मक राज्यों ने बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक तथा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राज्य का धर्म घोषित किया। अशोक ने राज्य के संसाधनों से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की तथा त्रिपिटक संकलित कराए। उसने मिस्र, सीरिया, मैसेडोनिया एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को भेजा। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार स्वयं अशोक ने 236 ईस्वी पूर्व में मध्य एशिया के खोतान में जाकर अपने धर्म का प्रचार किया। नेपाल पर भी उसका प्रभुत्व था। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के यूनान शासक मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेना के निर्देश में बौद्ध धर्म अपनाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनन्य अनुयायी था। उसने कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध के सिद्धांतों में व्यापक मतभेद को दूर करने के लिए किया। उसने अनेक बौद्ध विहार एवं मठ बनवाए।
उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म मध्य तथा पूर्वी एशिया में सफलतापूर्वक फैला। सन 65 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कुमारजीव चीन गया, जहाँ उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट पेज पर आइए। गुप्त काल में बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। ईसा की 5वीं शताब्दी तक गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, हियान संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। हैनसोंग ईसा की 7वीं शताब्दी के समय में हियान संप्रदाय का महत्व बहुत बढ़ गया था। हैनसांग तथा इत्सिंग के अनुसार 7वीं शताब्दी के अंत तक बौद्ध धर्म विकसित दशा में था। हर्ष ने बौद्ध धर्म को उदारतापूर्वक दान एवं शाही संरक्षण प्रदान किया। उसने महायान संप्रदाय के प्रचार के लिए कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन भी किया। कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रवेश एक चीनी भिक्षु के द्वारा 372 ईस्वी में हुआ, जहाँ से वह 552 ईस्वी में जापान पहुँचा। बौद्ध धर्म इंडो चीन में ईसा की 3री शताब्दी में ही प्रवेश कर चुका था। तिब्बत में यह 640 ईस्वी में प्रविष्ट हुआ। अफगानिस्तान। प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। यह मौर्यों एवं कनिष्क के साम्राज्यों में सम्मिलित था। फायान के अनुसार अफगानिस्तान उत्तर भारत का एक भाग था। हैनसोंग के अनुसार अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म पल्लवित था। बामियान अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र था, जहां अनेक बौद्ध मठ तथा विश्व की सर्वोच्च विशालतम बुद्ध प्रतिमा स्थापित हुई। इस प्रतिमा को 2001 ईस्वी में अफगानिस्तान के कट्टर तालिबानी लोगों ने ध्वस्त कर दिया, मतलब मिटा दिया। अल-बरूनी के अनुसार ईस्वी की 10वीं शताब्दी में खुरासान, ईरान, सीरिया तथा इराक में इस्लाम के आगमन के पूर्व बौद्ध धर्म प्रचलित था। मध्य एशिया। भारतीय संस्कृति हिमालय के पार मध्य एशिया में फैली। भारत एवं चीन के मध्य स्थल मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरते हैं। चीन का प्रसिद्ध रेशम मार्ग मध्य एशिया से होकर गुजरता था। इसकी उत्तरी शाखा काशनगर से काराशाह, तूरफान एवं तारिम बेसिन होकर तथा दक्षिणी शाखा यारकंद, काशगर, खोतान आदि से होकर गुजरती थी। दोनों मार्ग अंततः तुनहान में मिलते थे तथा चीनी तुर्किस्तान तक जाते थे, जिसे आज सिंगयांग कहा जाता है। संपूर्ण प्रदेश एक विशाल मरुस्थल है। वे दोनों मार्ग मध्य एशिया के अनेक नगरों से होकर गुजरते थे तथा भारत एवं चीन तथा भारत एवं पश्चिमी एशिया मध्य राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्य आपसी व्यवहार के माध्यम थे। दक्षिण मार्ग के सारे उल्लेखनीय भारतीय बस्तियां खोतान, काशगर, यारकंद, मीरन आदि में स्थापित थीं। इसी प्रकार उत्तरी मार्ग के सारे ग्रेन की अग्निदेश, पुलिकिया, कुची एवं तुर्कफान प्रमुख भारतीय बस्तियां थीं। फायान के अनुसार यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारतीयों का निवास था तथा समस्त मध्य एशिया का पूर्णतः भारतीयकरण हो चुका था। कनिष्क एक महान विजेता। कनिष्क एक सबसे महान कुषाण शासक था। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार वह 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शकों को पराजित करके पंजाब, कश्मीर, मथुरा तथा मगध के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। चीनी सेनापति पाई चियांग के नेक्स्ट पेज पर विरुद्ध उसकी विजय को महानतम माना जाता है। उसने अपने राज्य में खोतान, काशगर तथा मारकंद को भी जोड़ दिया था। उसका साम्राज्य उत्तर में बैक्ट्रिया से लेकर दक्षिण में उज्जैन तक तथा पूर्व में बनारस से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत है। उसने
पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क एक योग्य प्रशासक था। उसने अपने विशाल साम्राज्य को विभिन्न राज्यों में विभक्त कर दिया, जो उसके विश्वस्त राज्यपालों द्वारा, जो क्षत्रप कहलाते थे, शामिल थे। वे स्वतंत्र सैन्य शक्ति रखते थे। कनिष्क महान कला एवं साहित्य प्रेमी था। उसके दरबारियों में महान कवि, विद्वान, दार्शनिक, संगीतज्ञ और नाटककार भी थे। उसके समय में अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध बौद्ध साहित्यकार हुए। अश्वघोष ने सूत्रालंकार तथा बुद्धचरित जैसी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं लिखी। वसुमित्र का महाविभाषाशास्त्र बौद्ध दर्शन का बृहत् शब्दकोश है। चरक संहिता का लेखक चरक तथा सुश्रुत कनिष्क के राजवैद्य तथा शल्य चिकित्सक थे। नागार्जुन का मध्यमिका सूत्र दर्शन पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि के बाद संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इससे तत्कालिक इतिहास की भी जानकारी हमें मिलती है। कनिष्क एक महान निर्माता भी था। उसने स्वयं अनेक बौद्ध मठों, विहारों, स्तूपों तथा अन्य कलाकृतियों का निर्माण कराया तथा उसके निर्माण के लिए अनुदान भी दिए। उसने पेशावर, मथुरा तथा सारनाथ को इन कलाकृतियों से सुसज्जित किया। कनिष्क के काल में कला दो शैलियों में विभाजित थी या बटी हुई थी या विकसित हुई थी। मथुरा कला तथा दूसरी है गांधार कला। मथुरा कला की मूर्ति कला बहुत उच्च कोटि की थी। ये मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनाई जाती थीं। कनिष्क की सिरकटी मूर्ति मथुरा में मिली है, जो एक कला शैली का अनुपम उदाहरण है। इस शैली में वर्धमान महावीर की भी मूर्तियाँ बनाई गईं। यह कला शैली आत्मा तथा शैली में पूर्णतः भारतीय है। इस शैली में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इस शैली में बुद्ध का सिर भारतीय साधु की भांति नग्न दिखाया गया है। गांधार कला शैली में ग्रीको रोमन तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण मिलता है। इस कला में सीधी खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसमें बुद्ध को ग्रीक देवताओं जैसे तीखे नयन, नक्श और घुंघराले बालों में दिखाया गया है। कनिष्क स्वयं को देवपुत्र मानता था। कालांतर में वह बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। उसने बौद्ध धर्म को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया। सार्वजनिक स्थानों पर बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई गईं। उसने बौद्ध मठों के निर्माण के लिए विशाल धनराशि दान दी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के अवसर पर उसने पेशावर में एक मीनार बनवाई, जो हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुई है। उसने कश्मीर में कुंडलवन में चौथी संगीत आयोजित की तथा मध्य एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु मिशनरी भेजे। कनिष्क अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में बंट गया था, जो अंततः दो वर्गों महायान तथा हीयान में सम्मिलित किए गए। तो बेटा आज आपका ये चैप्टर तो हो गया, रीड कर लिया है हमने। इसको आप एक बार और रीड करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊँगी। तब तक के लिए रीड करिए। बाय बाय।